स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। धनुष से जो छूटता है बाण कब पथ में ठहरता, देखते ही देखते वो लक्ष्य का है भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा, मैं हूं आपका फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स है एट स्टडी IQ। और आज की इस टॉपर स्टॉक की सीरीज़ में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल कैंडिडेट मौजूद हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स की एक गलत फहमी को दूर किया है, एक गलत धारणा को दूर किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जॉब के साथ साथ इस इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 में इन्होंने रैंक 107 सिक्योर किया है। और इनकी इंट्रोडक्शन अब मैं आपके लिए करूँगा। सो प्रणव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। सो प्रणव, ये पूरी की पूरी जर्नी आपकी आई एम वेरी श्योर बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, जैसा आप मुझे अभी बता भी रहे थे बिहाइंड द सीन्स। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया था कि आप एक बीटेक स्टूडेंट रहे। जी सर। और बीटेक करते हुए आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में प्लेसमेंट भी रही जी। एंड इट मस्ट बी अ गुड पैकेज एज वेल। यस सर। तो उस जॉब में काम करते हुए ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन्होंने आपको यूपीएससी की तरफ प्रेरित किया? सर 2019 में मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया बीटेक के जस्ट बाद। उसके बाद 2020 में कोविड पैंडेमिक आया और उस टाइम पे वी वर हेल्पिंग, मैं ऑफिस में ही था उस टाइम पे। वॉलंटरी आई टुक द जॉब कि मैं मतलब ऑपरेशन संभालूंगा, तो ऑफिस में ही रहा 3 महीने। घर वाले दिल्ली में थे, मैं गुड़गांव में था। तो उस टाइम पे जैसे न्यूज़ आती थी कि कहीं पे बेड की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, और काफ़ी मतलब अननोन लोग मतलब दुनिया से चले भी गए। उस मतलब बहुत ही बेकार समय था। तो उस टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं रोल देखता था जी कि आपको एकदम इमरजेंसी में एम्बुलेंस प्रोवाइड करनी है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, ग्रेन्स प्रोवाइड करने हैं, इवन माइग्रेंट क्राइसिस जो हुआ था उसको आपको देखना है। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली कि हम मतलब बेहतर काम कर सकते हैं यूपीएससी के थ्रू। और मतलब देश के जनता के लिए आप काम करना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू आप कर सकते हैं। ऑल्दो इंडियन ऑयल इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस, बट बेटर पब्लिक सर्विसेज थ्रू यूपीएससी। तो एक तरीके से डाइवर्सिटी जो आपको सिविल सर्विसेज देती है वो डाइवर्सिटी उसमें ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आईओसी। आईओसी से टेक्निकल जॉब भी था, तो मतलब ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन इज मच मोर डाइवर्स, तो दायरा आपका काफ़ी बढ़ जाता है सिविल सर्विसेज। जी सर। ठीक है, तो आपने फिर प्रिपरेशन करने का डिसीजन किस समय पर लिया? अराउंड विच ईयर? कोविड के बीच में ही सर, 2020 के आसपास, मई के आसपास ही मैंने स्टार्ट किया जी। फिर 21 में मैंने पहला प्रीलिम्स भी दिया, पर वो प्रीलिम्स हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। एंड फिर 22 में मैंने अगेन रीअटेम्प्ट किया, फिर प्रीलिम्स निकला, पर उस टाइम फिर मेंस नहीं निकला। फिर अगेन 24 में दिया और इस बार सर रैंक आई है। ओके, तो बेसिकली 2021, 22, 2023 में आपने ब्रेक लिया, 24 में दोबारा एग्जाम दिया और 107 रैंक जी। तो इसमें आई थिंक आपको IAS मिल सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर जनरल कैटेगरी सीट्स are 73 इस बार, तो मोस्टली IFS मिलेगा जो सेकंड चॉइस है, आपकी सेकंड रेफरेंस है। वेरी गुड। तो इसमें प्रणव मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट प्रीलिम्स में आपको एक सेटबैक लगा, तो अभी रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें कि उस समय पर कुछ पिन पॉइंटेड गलतियाँ आपसे हुई हों, ताकि हम अपने न्यू एस्पिरेंट्स को, यंग एस्पिरेंट्स को बता सकें कि वो भी इन गलतियों को अगर अवॉइड करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको थोड़ा इस तरह का सेटबैक शायद ना लगे। सर मेजर जो इशू रहा वो शायद रूल्स ऑफ द गेम ना समझने का रहा। क्योंकि मैं खाली बिग 4 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करके गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पर रिसेंट ईयर्स में सर जो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक है, इनका जो वेटेज है काफ़ी बड़ा है, पर वो एक तरह से इग्नोर कर दिया मैंने। करंट अफेयर्स खाली पढ़ के गया, पर बेसिक्स जो बेस पूछता है, बायोलॉजी के बेसिक्स पूछता है, साइंस एंड टेक में भी काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो बस खाली बिग 4 का स्टैटिक पार्ट करके आई थॉट कि क्लियर कर सकते हैं। पर फिर वो पेपर के बाद ही सेट लगा, उसमें मेरे 65 कुछ मार्क्स आए थे उस साल फिल्म्स में। काफ़ी कम है, मतलब 65 इज़ वेरी लेस स्कोर। तो अगले अटैम्प्ट में 22 में मैंने यही चीज़ रेक्टिफाई की कि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक भी कवर करेंगे, इवन मैपिंग भी कवर करके जाएंगे जी। और मैपिंग इंडियन भी और इंटरनेशनल मैपिंग भी, क्योंकि अफ्रीका के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अफ्रीका मतलब फेवरेट कॉन्टिनेंट है इस टाइम यूपीएससी का। इवन जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ होते हैं
कहीं मिलिट्री कूप हुआ है या कहीं लैंग्वेज को लेके या कहीं जिनोसाइड हुआ है, तो वो प्लेसेस इन न्यूज़ एज इट इज़ पूछ लेता है। तो वो चीज़ें कवर करके फिर 22 का प्रीलिम्स और काफ़ी सेफ मार्जिन से फिर वो प्रीलिम्स क्लियर हुआ। इवन फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो कितना अराउंड कितना स्कोर बन रहा था 2022 में? 22 में सर 106 स्कोर बन रहा। हाँ, कंफर्टेबली फॉरेस्ट का भी आपका हो गया होगा, राइट। सो इसमें 2021 में जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो उस समय पर कोविड की वजह से एक तरीके से लॉकडाउन हो रखा था। जी सर। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए मतलब क्या अप्रोच फॉलो की, किन रिसोर्सेज को यूज़ किया ताकि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकें? जब सर स्टार्ट किया तो जो स्टैंडर्ड बुक्स जो रहती हैं, जो मतलब सभी जानते हैं आजकल, पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत है, बिल्कुल, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, बहुत अच्छी किताब। ये स्टैटिक और इकोनॉमिक्स के लिए एक शंकर गणेश करके आती है, बहुत पतली सी किताब है। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी किताब है वो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें काफ़ी अच्छी है। ये सब किताबें मतलब मल्टीपल रीड्स करके, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th की, स्पेशली 11th के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और थोड़ा सा पीएमएफ-आईएएस की एक बुक रहती है, तो थोड़ा सा उससे अगर इसमें एनसीईआरटी में कम है तो वो चीज़ पीएमएफ-आईएएस से ज्योग्राफी के लिए। जी। तो ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ता था, और मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से था सर, तो थोड़ा सा मतलब जीएस पे आ रहा था, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया शायद, इसलिए बिग 4 ही हो पाए। अच्छा, ये भी कह सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एक थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। जी सर। ठीक है। तो वही चीज़ें मैच्योरिटी आते आते फिर वो 22 तक थोड़ा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई, तो फिर बेटर हुआ। जी। तो इसमें जैसा लॉकडाउन लगा हुआ था तो जैसे कोचिंग अवेलेबल नहीं रहती थी, तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? एंड मोर ओवर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपने जॉब के साथ चीज़ें की, और अभी भी जैसे आपने बताया कि इवन 2024 का अटेम्प्ट भी आपने जॉब के साथ दिया। जी सर। तो इसमें आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे और किस तरह के रिसोर्सेज को फॉलो करते थे? गाइडेंस आप कहाँ से लेते थे? इसके बारे में प्लीज़ ज़रा खुलकर एक बार बताइए सभी को। सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, ऑनलाइन भी देखता था, स्टडी IQ के चैनल पे भी देखता था। एक पर्सपेक्टिव करके अभी पहले उसका नाम बिग पिक्चर हुआ करता था, जिसमें फ्रैंक रोजन परेरा सर आते थे राज्यसभा टीवी पे। हाँ, राज्यसभा टीवी पे। अभी वो बंद हो गया शायद, पर्सपेक्टिव करके एक नया शो आया है जी। तो ऐसे इनसे करंट अफेयर्स की नॉलेज, इवन आपकी जो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस रहता है काफ़ी क्रिस्प रहता है, तो ये सब से थोड़ा नॉलेज बेस मतलब इनिशियली बना। ठीक है। उसके बाद से टाइम वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो टाइम का ये है सर कि टाइम लिमिटेड था, और इसको मैं ऐसा पॉजिटिव भी ले मतलब अभी थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया वैसे पेपर निकालने में, पर अभी मैं देखता हूँ सर कि अगर टाइम मेरे पे ज़्यादा भी होता ना, तो भी शायद मैं समझ नहीं पाता उसकी जो टाइम की वैल्यू होती है। जो एस्पिरेंट्स जो वेस्ट करते हैं ना, वो टाइम ही है, उनका जो बेस्ट रिसोर्स है वो टाइम है। ये चीज़ समझते समझते ये मैच्योरिटी आते आते 2-3 अटैम्प्ट्स निकल जाते हैं। और टाइम बचाने का आपका तरीका यही है कि आप डिस्ट्रैक्शन कम करें फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल। जो ये सोशल मीडिया वगैरह का है, या इवन नेगेटिविटी इतना रहता है, जैसे अभी वॉर चल रहा था तो आप फेक न्यूज़ के साइकिल में फंस गए। जी। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। अब प्रीलिम्स भी आ रहा है और आप पूरा दिन बैठ के अगर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, आप खुद वॉर में हैं बेसिकली। जी। और तो ये डिस्ट्रैक्शन कम करना, सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ किया। और जो 4 से 5 घंटे मुझे रोज़ मिलते थे, तो शॉर्ट नोट्स, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स की तरफ मूव किया और डिजिटल नोट्स की तरफ मूव किया। और ऑफिस में न्यूज़पेपर ऑफिस में पढ़ लेता था लंच के थ्रू, या डिजिटल कॉपी जो रेप्लिका रहता है इंडियन एक्सप्रेस का, तो उससे पढ़ लेता था। और वन नोट पे डिजिटल 1 पेजर नोट्स मैं बना लेता था, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स रहेगा, उसमें डिटेल्स नहीं रहेगी कि व्हाट इज़ साइक्लोन के बारे में डेफिनेशन लिखी होगी, नहीं, खाली क्राइटेरिया कि साइक्लोन कैसे बनता है, मतलब जस्ट एग्जांपल, और क्या NDMA की गाइडलाइंस हैं, ये सब ऐसे प्रिपेयर करके, तो वो बहुत मतलब क्रिस्प 300 वर्ड्स 350 वर्ड्स में प्रिपेयर हो जाता है एक टॉपिक। तो ये तरीका था सर प्रिपेयर करने का। तो बेसिकली मतलब कोई बच्चा वर्किंग हो या ना हो, वो प्रिसिशन की तरफ अगर जाएगा, टारगेटेड अप्रोच रखेगा और अपने मटेरियल को लिमिटेड थोड़ा सा रखेगा, तो वो चीज़ उसको हेल्प करेगी। अगर हम वहाँ से जाएंगे तो वो थोड़ा सा मतलब कलेक्टर आप सिलेक्शन के बाद बने, सिलेक्शन से पहले कलेक्टर ना बने, कलेक्टर ऑफ मटेरियल्स। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो इसमें प्रणव मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको लेकर बच्चे डरते भी हैं, और वो करंट अफेयर्स है बेसिकली, कि कोई बाउंड्री हमें पता नहीं लगती, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त उसके नोट्स बनाएं या ना बनाएं, और कंपाइलेशन वर्सेस न्यूज़पेपर को में से किसको फॉलो करें। तो इस अप्रोच को लेकर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ किया होगा,
देन सेकेंड अटेम्प्ट में समथिंग यू मस्ट हैव चेंज विच वर्क फॉर यू इन प्रीलिम्स, और फिर थर्ड अटेम्प्ट में सब पूरे तीनों स्टेजेस के लिए वो काम कर गया। तो इसमें क्या अप्रोच है जो काम आ सकती है हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए? तो सर इसमें एक फोमो जो बच्चों को रहता है, जो आपने सही बोला कि कितना पढ़ें और एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो बेस्ट गाइड होता है सर वो सिलेबस रहेगा, और दूसरा PYQs, किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे अभी वफ एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि उसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कंट्रोवर्शियल हो गया है वैसे टॉपिक, पर ऐसे जो करंट में जो इश्यूज चल रहे होते हैं तो मेंस में जनरली उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, GS2 GS3 में स्पेसिफिकली। एंड प्रीलिम्स में आपको जो फोकस करना है वो स्पीशीज इन न्यूज़ वगैरह होती है, तो उसके लिए आप अलग से नोट्स निकाल सकते हैं। रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, सर मैं न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ता ही था, और इवन आई रिकमेंड कि एटलीस्ट मैं सबको पढ़ना चाहिए। आप 1-1.5 घंटा ना दें उसमें, एटलीस्ट आप एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ लें, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन की पावर स्ट्रांग होती है। CSET में आपको काफ़ी एज मिलता है उससे, बिल्कुल, और आपकी वोकैब स्ट्रांग होती है। इवन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है, एक जो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज़ होता है वो इनिशियल ईयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आपका एक बार बेस बन जाता है तो आप जस्ट इसके हेडलाइन से कर सकते हैं, और आप मतलब जस्ट इन टच रह सकते हैं न्यूज़ से। बाकी सर नोट्स मैं नहीं बना पाता था क्योंकि टाइम भी कम था। 2021 पहले अटैम्प्ट मैंने ट्राई किया था, पर उसमें वही इशू आता है कि मैं पेपर पे बना रहा था, तो कोई एक टॉपिक चलता है, फिर अगले दिन फिर उस पर एडिटोरियल आता है, फिर मैं उन नोट्स में ऐड कर रहा हूँ, फिर अगले दिन फिर एडिटोरियल आया, फिर मैं उन्हीं नोट्स में ऐड कर रहा हूँ। तो वो नोट्स ही इतने बल्कि हो गए हैं, मतलब कोई एक टॉपिक है और उसी पे 3-4 पेज के नोट्स हो गए हैं। तो ये इशू रहता है, इसलिए कंपाइलेशन इज़ मच बेटर। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये, तो कंपाइलेशन ज़्यादा बेटर रहती है। और आजकल कंपाइलेशंस मतलब इंस्टीट्यूट्स काफ़ी मतलब बेटर भी हो गए हैं कंपाइलेशंस में, तो अभी कंपटीशन कंपाइलेशंस में भी बहुत है, तो आपको बेस्ट चीज़ मतलब मिल जाती है। और ज़्यादातर शायद सभी क्योंकि इस रेस में थोड़ा रहते हैं कि हमें बेहतर करना है, तो उससे क्या है कि एक तरीके से सभी ही बेटर होते जा रहे हैं। राइट सर, और उसका फ़ायदा एक्चुअली अल्टीमेटली स्टूडेंट को हो जाता है। राइट, बिल्कुल सर जी। और बस न्यूज़पेपर से मैं एक दो चीज़ें, जो अपना एक डाटाबेस था मेरा एथिक्स के एग्जांपल्स का, क्योंकि DMs होते हैं जो मतलब बेटर कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एज इट इज़ आप करंट का एग्जांपल आप कोट करेंगे GS4 में, तो एज मिलता है। या कोई PM सर स्पीच में अपनी कोई एक्रोनिम दे देते हैं छोटा सा, DDD या ट्रिपल, मतलब तो वो काफ़ी उससे आपका आंसर क्रिस्प होता है, एक आपको थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है आंसर करने का। तो ये चीज़ें मैं उसमें ऐड कर लेता था सर। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हुए जो PM की कोट हो गई या DM के कामों का जो एक्सेलेंस है वो कोट करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। कि आज भी मैं इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा था, PM ने अपनी स्पीच में एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि ट्रेड एंड टॉक्स, टेरर एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो ये ऐसी कोट्स मतलब जब आंसर में नज़र आती हैं तो वो एग्जामिनर को भी डेफिनेटली मज़ा आता ही होगा इसमें। एंड इसमें नोट्स बनाने के लिए भी एस्पिरेंट्स को एक मैसेज आई थिंक क्लियर है कि गिल्ट पे नहीं रहना, कि अगर नहीं बनते मंथली कंपाइलेशंस आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड अपने टाइम को सेव करने के लिए आपने डिजिटल नोट्स को फॉलो किया, एंड आई थिंक उसमें भी आप काफ़ी प्रिसाइज रहे होंगे। बिल्कुल प्रिसाइज। तो प्रिसिशन मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भी प्रिसिशन एक तरीके से बनाकर रखी। तो ये जैसा आपने कहा कि हम भी एक तरीके से वॉर में ही हैं, UPSC अपने आप में जंग है, तो यहाँ पर भी प्रिसिशन काम आएगी। जी राइट। तो इसमें अब मैं आपसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि टेक्निकल बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते थे, तो आपने अपने ऑप्शनल्स क्या क्या चूज़ किए, क्या उसमें इंटरेस्टिंग कहानी है? क्योंकि मुझे तो पता है बट हमारे दर्शकों को ज़रा एक बार बता दीजिए। तो सर जब स्टार्ट किया तो एक मतलब भ्रांति जो एस्पिरेंट्स में है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं भी इसी डर की वजह से ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया। और उस टाइम पे जो मतलब मार्केट फेवरेट्स रहते हैं हमेशा ऑप्शनल, कुछ एंथ्रो, सोशियोलॉजी, PSIR, ये हमेशा फेवरेट्स रहते हैं, इसमें बहुत बच्चा पेपर लिखता है। तो मैंने सोशियोलॉजी लिया, सबसे छोटा सिलेबस क्या है सोशियोलॉजी लिया। 21 में तो प्रीलिम्स मेंस लिखने का मौका नहीं मिला, 22 में मेंस लिखा, पर जो नेचुरल जो अंदर से इंटरेस्ट था ना वो शायद कम था, तो इसलिए मार्क्स भी उतने रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मार्क्स में बेसिकली। 226 मार्क्स आए सोशियोलॉजी से, जो 2022 का मेंस था। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर गोइंग फॉरवर्ड, इस बार तो चलो मेंस नहीं निकला, गोइंग फॉरवर्ड अगर
क्या मैं श्योर हूँ कि अगला मेंस में सोशियोलॉजी से लिखूँगा और वो निकल जाएगा। तो उस टाइम पे मैं बहुत डाउट में था सर। तो मैंने एक मेंटर से बात की, अविनाश सिंह सर से, वो मैथ्स के फैकल्टी हैं, तो उनसे बात की। उन्होंने बोला कि अभी यू हैव, मतलब 2 अटैम्प्ट हुए हैं, अभी यू हैव अटैम्प्ट्स, बैकग्राउंड भी है, गेट का एग्ज़ाम दिया है, जेई का एग्ज़ाम दिया है, तो मैथ्स के लेकर नेचुरल अंदर से भी इंटरेस्ट था। तो मैथ्स का सिलेबस देखा सर, PYQ देखे तो काफ़ी थे, अप्रोचेबल क्वेश्चन लगे, जो 12th के लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये सब उसमें था। तो आई थॉट कि इसको एक बार मतलब लीप ऑफ फेथ लेते हैं और इसको ट्राई एक को देते हैं। तो 2023 का अटैम्प्ट स्किप करके मैथ्स को 2 बार आइट्रेशन दिया और फिर 24 में मैथ्स से दिया और इस बार 271 मार्क्स आए। तो इट प्लेड अ बिग रोल इन गेटिंग दिस रैंक सर। तो इसमें ना जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन करता था, दिमाग में ना एक ये चीज़ आती है कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स में ना गाइडेंस कई बार नहीं मिल पाती, टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाती, एंड समटाइम्स इवन सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं होती। बहुत सारे इवन यूट्यूब पे भी हम सर्च करेंगे, हमारे टाइम पे तो इतना था नहीं, बट आज भी इन सब्जेक्ट्स को लेकर, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर गाइडेंस थोड़ी कम है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे मैनेज किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर? सर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में है ये फंडामेंटल इशू। ऑल्दो मैथ्स में आई गॉट लकी कि आई गॉट फॉर्चुनेट कि मेरे को अविनाश सिंह सर मिले, उन्होंने, उनके थ्रू ही मैं ऑनलाइन उनकी क्लासें लेके वहीं से शॉर्ट नोट्स बना के उसी को प्रिपेयर करता था। टेस्ट सीरीज़ का मतलब इतना मैं टेस्ट सीरीज़ लिख भी नहीं पाया, टाइम मतलब GS भी था, फिर ऑफिस भी था, फिर मैथ्स भी था, तो टेस्ट सीरीज़ तो नहीं लिख पाया। पर मैथ्स में एक मतलब जो हिडन एडवांटेज यही है कि आप PYQ अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि 85-90% जो होता है वो हिट वो PYQ से हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये एक मैथ्स का मतलब प्लस फैक्टर है। तो मैं PYQ रिलीजियसली किए 2 बार 3 बार, इवन फॉरेस्ट सर्विस के मैंने PYQ भी किए। तो उससे मेरा जो इस बार कंफर्टेबल था सर दोनों पेपर में, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन देखे हुए थे जो बेसिकली पेपर में आए थे। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि हम जो मार्केट ट्रेंड होता है, सो कॉल्ड मार्केट ट्रेंड, और एक जो हाइप क्रिएट की जाती है, तो उसको फॉलो ना करते हुए हमें अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को टैकल करना आसान रहता है, जैसा कि प्रणव ने यहाँ पे स्टैटिक रहता है, स्टैटिक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को एक बार आपने कर लिया, कोई करंट क्या ही करंट अफेयर्स आ जाएगा मैथमेटिक्स में। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपने बताया कि अप टू 90% कन्वर्जेंस हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि कुछ फिगर्स चेंज हो जाएंगी बट क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से घोट के पी लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो उसके अंदर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स आई थिंक। तो ये जो एक गलत धारणा है ना, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि जस्ट बिकॉज कि फ्लो चल रहा है, तो एक सब्जेक्ट जो ऑलरेडी जिसको हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उसमें हम अच्छे हैं, उसको छोड़कर हम इंटायरली एक नए सब्जेक्ट पे चले जाते हैं इन द होप कि इसकी जी कन्वर्जेंस होगी, इसका ये होगा, इसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो वो गड़बड़ है। रादर के मैथ्स में आई थिंक आपको समय भी रिलेटिवली कम ही लगा होगा चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप पहले से जानते थे। वो गेट के टाइम पे भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी सर, मैट्रिसेस वगैरह, इवन जेई के टाइम पे कैलकुलस पढ़ा था, तो वो बैकग्राउंड था। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा मैथ्स जेई से अलग आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है, वहाँ ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। बिल्कुल। तो इसमें चीज़ें लिखनी होती हैं, आपको स्टेप्स प्रॉपर लिखने होते हैं कि नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऐसे करके। तो ये इस चीज़ की प्रैक्टिस, जो आंसर राइटिंग है बेसिकली, बोर्ड एग्जाम्स की फीलिंग आई होगी, बोर्ड एग्जाम्स की फीलिंग है, राइट सर, करेक्ट, वही एग्जैक्ट है। उसका जो फीलिंग है वो बोर्ड वाली ही है कि आपको पेपर भरना है। मैथ्स में मतलब पेपर भरना, वैसे आप उसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर अलाउड रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें कैलकुलस वगैरह सब हो सकता है, पर आपको वो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है मार्क्स कट जाएं। और मतलब अभी ट्रांसपेरेंट इतना है नहीं चेकिंग प्रोसेस, तो कुछ पता है नहीं वो क्या रियलाइज नहीं होता कि एग्जैक्टली कहाँ पे गड़बड़ हुई। जी सर। ठीक है, तो ऑप्शनल की तो बात हो गई, और ऑप्शनल में आपने काफ़ी अच्छी इंसाइट्स दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स, जो खासकर मैथ्स की तरफ जिनका झुकाव है, तो इसी ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ें, रादर देन चूजिंग एंटायरली अ डिफरेंट और अ न्यू ऑप्शनल। और इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा सर कि पीयर प्रेशर में या मार्केट ट्रेंड्स या मार्क्स को देख के कभी भी ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जर्नी यूपीएससी काफ़ी लंबी हो सकती है। जी।
मतलब आप लकी हैं अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में हो रहा है, नहीं तो, और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो भी रहा है तो भी जर्नी 2 साल की है। जी बिल्कुल। तो जर्नी लंबी है तो आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके साथ आप रह सकें, आपको बाद में उससे मतलब हेट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इट्स लाइक चूजिंग अ वाइफ बेसिकली। ये तो मैं बिल्कुल ये एग्जांपल अपनी क्लासेस में भी देता हूँ कि जैसे मैंने भी सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया था इनिशियली, तो हुआ हमारे साथ ये कि स्टडी IQ में आई टीच हिस्ट्री और ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी था। तो ये अब रियलाइज़ होता है कि हमें प्यार हिस्ट्री से था, शादी सोशोलॉजी से कर ली, तो वो गड़बड़ हो गई वहाँ पर। तो बाकी मेरी वाइफ भी ये देख रही होगी पॉडकास्ट तो और उनका ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो रही है। एंड बाकी जिनको सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बढ़िया है, उसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड एज माई वाइफ से समटाइम्स कि सोशोलॉजी के साथ भी आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करो तो वो भी उससे भी प्यार हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल राइट। एंड इंटरेस्ट के इनिशियली थोड़ा सा आई थिंक आप भी ट्रेंड्स के चक्कर में पड़ गए, तो दो अटेम्प्ट्स तो थोड़ा सा सेकेंड अटेम्प्ट बेसिकली इम्पैक्ट हुआ। हाँ। और 2023 में आपको थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ी। हाँ, राइट। तो ठीक है। अब प्रणव मैं ये जानना चाहूँगा कि देखो कई बार क्या है कि बच्चे ना इन प्रोसेस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कुछ लोग ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट इस सेंस में कि वी हैव सीन टॉपर्स इन द पास्ट जिन्होंने 10 महीने की प्रिपरेशन में या 8 महीने की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम निकाल रखा है। तो बहुत से बच्चे खुद से भी वही एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ एनलाइटन करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? ये मतलब आप मतलब पहली बार बैट पकड़ना सीख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कोहली वाली एवरेज लेके आए पहले मैच में, तो वो मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आप बचपन से जीनियस रहे हैं तो अलग चीज़ है। जी बिल्कुल। पर जीनियस का क्या रहता है सर कि दे आर माइनॉरिटी, 2-3% मैक्सिमम, इतने कैंडिडेट्स। तो अगर आप उसमें से हैं और आपको ये बात पता भी है कि आप उसमें से हैं तो इट्स गुड। पर आप एक्सपेरिमेंट ऐसे ना करें, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एटलीस्ट आप 1 साल पहले जर्नी अपनी स्टार्ट करें और जो लेड आउट रूल्स हैं कि PY को सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएंगे हम, क्योंकि मेंस में टाइम भी बहुत कम रहता है। लास्ट वीक जो मेंस का रहता है पेपर जो होता है, GS1 के बाद आफ्टरनून में GS2 का पेपर होता है, तो GS2 को आपको उसी टाइम पे रिवाइज करना है। तो आपको जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे आप वहाँ पे लक्ष्मीकांत के अंदर हाईलाइट करके नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ एस्पिरेंट्स को समझनी पड़ेगी। एक लेड आउट प्रोसेस है, रूल्स हैं गेम्स के बेसिकली, और वो आपको उस रूल्स के हिसाब से खेलना है। तो ये है सर। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे मेरे को अपनी तैयारी का एक इंसिडेंट याद आ गया कि GS2 के लिए ना मैं 42 पेजेस मतलब टोटल डिवाइड बाय 21 शीट्स, तो उसमें कंडेंस करके मटेरियल को लेके गया था। और ब्रेक में उतना ही टाइम होता है चीज़ों को पढ़ने का। लक्ष्मीकांत उठा के तो वो बस पन्ने पलटने में हमारा सारा टाइम निकल जाता है। जो एस्पिरेंट स्टार्ट करता है ना उसको लगता है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं कि 21 पेज में भी आ सकता है GS2 का सिलेबस, मतलब उसको अभी ये लगेगा अभी रियलाइज नहीं होगा, पर असली में होता है वो चीज़। तो और वो जब ही होगा जब आप बेसिकली बेसिक आपका कवर कर लेंगे एक बार और फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। मतलब पहली रीडिंग में शॉर्ट नोट्स ना बनाएं, ये भी एक मतलब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहली रीडिंग में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएंगे तो आप एज इट इज बुक की फोटोकॉपी कर लेंगे। एग्जैक्टली। मुझे लगता है पहली रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए जब हर चीज़ ही न्यू है हम एज इट इज उसको टेपना शुरू कर देते हैं। राइट। तो धीरे धीरे जब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं उसमें फिर हमें रियलाइज हो जाता है कि एग्जाम के लिए अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और मेरे दिमाग में बैठी नहीं है, तो इसको मैं अब लिखता हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स और प्रिसिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे आ रही है। प्रणव, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टडी IQ के साथ आपने जैसे यूट्यूब चैनल ने तो हेल्प की ही, अदरवाइज स्टडी IQ ने आपकी जर्नी में कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट किया, उसके बारे में प्लीज़ आप एक बार शेयर कीजिए हमारे साथ। सर सबसे क्रूशल मेरे इंटरव्यू में इस बार 200 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। तो मतलब इट इज़ गुड स्कोर, और इसका क्रेडिट मतलब बहुत हद तक स्टडी IQ को जाता है और अनिल स्वरूप सर को जाता है जो हमारे मेंटर थे इस प्रोग्राम में। तो दिसंबर में वो कोर्स स्टार्ट हो गया था और मेरा इंटरव्यू अप्रैल में था, 8th अप्रैल। तो ये 4 महीने का जो था, तो मतलब पहला इंटरव्यू था, तो और मतलब कोई पीछे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब क्या प्रिपेयर करना है बेसिकली इंटरव्यू के लिए। मेंस के नोट्स पढ़ने हैं, मैथ्स का क्या पढ़ना है, तो ये सब जो गाइडेंस थी ना, तो ये स्टडी IQ ने ग्रुप बनाया था हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अनिल स्वरूप सर भी थे, मतलब रिटायर्ड IAS, मतलब इतनी मतलब बड़ी पर्सनैलिटी होके वो व्हाट्सएप में हमें अपडेट्स भेज रहे कि ग्रुप डिस्कशन करो और इस ग्रुप में एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे वॉइस नोट्स भेज देते थे, कई बार डांट लगाते थे, तो वो उससे एक फ्लो बना रहता था हमारा। क्योंकि 4 महीने का टाइम ऐसा था कि आप डाइवर्ट हो सकते हैं उसमें और आपको यूजलेस चीज़ें करने लग जाएँ,
तो वो चीज़ एक स्ट्रीमलाइन रही। और एक ग्रुप बना था हमारा 4 एस्पिरेंट्स का, तो हम क्या करते थे, रोज़ रात को कोई भी करंट हैपनिंग या पॉलिटिकल कोई न्यूज़ है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है तो उसको डिस्कस कर लिया, उसके इम्प्लीकेशंस, मतलब इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और वो इंटरव्यू की सेटिंग में ही उसका दूसरा बंदा आंसर देगा। तो इससे हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस, वो कहते हैं सर, आंसर की जो देने की प्रैक्टिस थी वो थोड़ी हो गई थी। तो वो ग्रुप प्लेड अ मतलब वेरी बिग रोल इन प्रिपरेशन सर फॉर इंटरव्यू। अल्टीमेटली फिर सिलेक्शन में 200 मार्क्स दे मस्ट हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलमोस्ट 107 रैंक इज अ रियली गुड रैंक। और इंडियन फॉरेन सर्विसेज इसमें प्रीमियर सर्विसेज में आती है, IAS एंड IFS। किसी समय पर IFS जो है IAS के भी ऊपर लोगों की जाती थी। एंड S जयशंकर, हरदीप पुरी, ये तो एग्जाम्पल्स हैं ही कि इवन आफ्टर सर्विस भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहता है। तो अब इसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज को जैसे आपने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा, कई लोग IPS को रखते हैं, इसके पीछे कोई है रीज़न आपका कि किन फैक्टर्स की वजह से आपने ये डिसीजन लिया? सर मतलब ऑल्दो IAS फर्स्ट प्रेफरेंस था, पर जब सेकंड पोजीशन की बात आती है तो IFS इसलिए रखा है क्योंकि आई लाइक टू स्टडी। तो IFS में आपको पढ़ने का मतलब एक कह सकते हैं एक थोड़ा लीवे मिल जाता है। आप स्टार्टिंग हिस्ट्री पढ़ सकते 2-3 साल काफ़ी आपको पढ़ना होता है सर्विस में भी। और इवन सर मेरा हिस्ट्री में पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री पढ़ाते ही हैं, और हिस्ट्री में पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है। मैं इस टाइम एक ओपीएम करके बुक है थॉमस मैथ्यूस की, वो पढ़ रहा हूँ, अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ ओपीएम वॉर वाज स्टार्टेड वगैरह। तो हिस्ट्री पढ़ने का या इवन कल्चर के बारे में पढ़ने का, तो ये IFS आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स रिलेटिवली कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू IPS जो फील्ड जॉब है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम रहता है सर IFS में। तो इसलिए मैंने IFS को सर सेकंड पे रखा था। मतलब नो बेसिकली हार्ड फीलिंग्स फॉर IPS, वो भी बहुत बढ़िया सर्विस है। लॉ एंड ऑर्डर थर्ड प्रेफरेंस वही होगी, वही है, थर्ड प्रेफरेंस है, पर कंपेयर टू दैट IFS को इसलिए सेकंड पे रखा है। इट कैन ऑलवेज भी इंडिविजुअल प्रेफरेंस रहेगी। और हमारे कैंडिडेट्स के लिए ना एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ यू क्लियर द एग्जाम, इंटरव्यू पैनल को भी पता होगा कि आपका मैथ्स ऑप्शनल है, सेकंड प्रेफरेंस IFS है। तो इसमें ना बहुत से बच्चों को एक बार लगता है कि PSIR लेंगे तभी IFS बन सकते हैं। मार्क्स मैटर करते हैं, तो ऑप्शनल वो चूज़ करना है जिसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं। और ये सक्सेस रेट को लेकर भी कई बार लोगों के मन में आता है कि किसी का 80% सक्सेस रेट है, ज़्यादा सक्सेस रेट कौन से ऑप्शन का है। तो उसमें अगेन अगर 4 बच्चे उर्दू लिटरेचर सिलेट से क्लियर करते हैं प्रीलिम्स, उन चारों का मेंस भी क्लियर हो जाता है, रैंक आ जाता है, तो सक्सेस रेट 100% बन गया। बट जिसको उर्दू जिसने कभी पढ़ी नहीं वो ये नहीं ले पाएगा। तो इसलिए सक्सेस रेट को भी मतलब बहुत ज़्यादा सेंटिव होके नहीं फॉलो करना होता, अपना इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। हर ऑप्शनल के आप टॉप 100 अगर रैंकर्स उठाएंगे, हर ऑप्शनल का बच्चा आपको दिखेगा सर उसके अंदर। कुछ का थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है क्योंकि वो प्रीलिम्स भी बहुत सारे दे रहे हैं उसमें से, तो इसलिए वो कुछ लोग ओवर पॉपुलेटेड दिखेंगे 100 में। सोशियोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, एंथ्रो दिखेगा, पर ये आप देखिए प्रीलिम्स कितना बच्चा दे रहा है उन ऑप्शनल से, तब आपको मतलब एग्जैक्ट थोड़ा सही पिक्चर दिखने को मिलती है। तो सक्सेस रेट ऐसा कुछ नहीं है, वही इंटरेस्ट जो है वो प्राइमरी फैक्टर इंटरेस्ट ही होना चाहिए, और गाइडेंस। अब कल को आप भोजपुरी लिटरेचर ना ले लें या पर क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, ऑल्दो मार्क्स हो सकता है आ जाए, पर गाइडेंस की भी इम्पोर्टेंस रहती है जी। अब इसमें इंटरव्यू जब आपकी हुई, इंटरव्यू की कोई इंटरेस्टिंग कहानी कुछ बताएंगे आपके, कैसे इंटरव्यू गई, आपके पैनलिस्ट कौन थे वहाँ पर? सर संजय वर्मा सर थे, वो भी रिटायर्ड IFS ही हैं। तो ये भी कोइंसिडेंस मतलब हो सकता है कि आई गॉट IFS। तो इंटरव्यू सर काफ़ी लाइवली रहता है, मतलब जो मॉक्स रहते हैं, मॉक्स थोड़ा सा फैक्चुअल की तरफ चले जाते हैं, और कई बार रोस्टिंग गेम भी बन जाती है। समटाइम्स इट हैपेंस, वो रोडीज के ऑडिशन की तरह कई बार मॉक्स में ऐसा हो जाता है। पर जो असली जो इंटरव्यू रहता है वो बहुत, एक तो राउंड टेबल होती है, तो एवरीवन इज लाइक, राउंड टेबल का मतलब फिलोसफी वो सिग्निफिकेंस ये है कि एवरीवन इज ट्रीटेड एज इक्वल बेसिकली। तो उसमें 5 मेंबर्स आपके काफ़ी जो इमीडिएट लेफ्ट और राइट होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं मेंबर्स आपके। तो और सामने चेयरपर्सन रहते हैं। तो चेयरपर्सन सर ने स्टार्ट भी किया तो बहुत ही मतलब स्टार्ट ऐसे किया कि सपोज यू हैव टू डिवाइस अ IQ मेजरिंग पैरामीटर, सो बियर्ड वुड बी अ फैक्टर। अब मैं अपने मन में सोच रहा था, मतलब जैसे क्वेश्चन चल रहा था उनका कि आपको IQ नापनी है यूथ की, अपने एज के ग्रुप की, तो मैं सोच रहा हूँ
कि मैं क्या क्या पैरामीटर लेके आऊँगा उसके अंदर, कि मैं सी सेट वगैरह को, मैं दिमाग में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। लास्ट में पूछा कि वुड बियर्ड बी अ फैक्टर टू मेजर द इंटेलिजेंस, तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया कि नहीं सर, बियर्ड इज़ अ फिजिकल फीचर और उससे इंटेलिजेंस इज समथिंग इंटरनल, तो वो कोई रिलेशन नहीं है। तो ही वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर। फिर मैं इंडियन ऑयल से हूँ, तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप इंडियन ऑयल क्यों नाम रखा है इस कंपनी का, सिंस 85% ऑफ द क्रूड ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग, तो फॉरेन ऑयल क्यों नहीं है इसका नाम। तो इसका भी आंसर मैंने दिया, तो कहते दैट्स अ गुड वन। तो और लास्ट में तो फिर क्या इसका आंसर क्या दिया था, याद करके थोड़ा बताओ। इसका आंसर सर मतलब बहुत रैंडम आंसर है, कुछ उसका भी कोई लॉजिक बन नहीं रहा। मैंने बोला सर कि व्हेन वी इम्पोर्ट द ऑयल इट इज़ फॉरेन ऑयल डेफिनेटली, बट व्हेन वी ब्रिंग इट टू आवर रिफाइनरीज एंड प्रोसेस इट बिकम्स इंडियन। तो वो कहते हैं डेट्स अ गुड वन, मतलब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई उसमें हाँ घुमा फिरा नहीं। ऐसा क्वेश्चन मतलब पहली बार ही मैं सुन रहा था, मतलब एकदम बाउंसर टाइप था ये क्वेश्चन मेरे लिए। तो फिर अगले मेंबर पे गया, उन मतलब नेचुरल क्वेश्चंस ही थे। कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ पूछ लिया था मेरे से एक मेंबर ने, रामबिली, व्हाट इज़ रामबिली। तो वो आंध्र प्रदेश में हम वी आर डेवलपिंग अ न्यूक्लियर सबमरीन बेस, अंडर वाटर सबमरीन बेस। और फिर लाल मोनी हाट न्यूज़ में भी था, न्यूज़ में था, एक दिन पहले ही न्यूज़ में था सर। ट्यूसडे को मेरा इंटरव्यू था, मंडे को ये टाइम्स ऑफ इंडिया में था, आर्टिकल आया हुआ जी। और एक लाल मोनिर हाट करके पूछा, तो वो नॉर्दर्न बांग्लादेश में है। चाइना इज़ प्लानिंग टू डेवलप एयर बेस देयर, तो उसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, डोकलाम वगैरह से रिलेट करके। एंड रीसेंट कमेंट्स जो मोहम्मद यूनिस ने भी दिए थे कि नॉर्थ ईस्ट वाला चाइना शुड फोकस, ऐसे था। तो उससे मैं रिलेट करके आंसर दिया। फिर लैंडस्लाइड्स को लेकर कुछ क्वेश्चन हुए, तो लास्ट में जब चेयरमैन के पास क्वेश्चन आया, तो ही सेड कि सपोज एक पाकिस्तानी शी फ्रेंड ऑफ योर्स इज कमिंग टू दिल्ली एंड यू आर ए प्रॉपर दिल्ली वाला, सो प्रिपेयर आइटनरी फॉर द एंटायर डे, वेयर वुड यू गो। तो वो मतलब ये क्वेश्चन था कि आप पहले से कहीं पढ़ के नहीं जा सकते बेसिकली। वहाँ पे एक्सटेम्पोरी बनेगी, वहाँ पे उसी टाइम प्रिपेयर करना है। तो मैंने बोर्ड से परमिशन ली कि सर कैन आई टेक 2 मिनट्स टू थिंक। तो कहते हैं यस गो अहेड। तो 2 मिनट मतलब सोचा, थोड़ा मेंटल मैप टाइप डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन को मैंने वो हिस्ट्री की अप्रोच से किया कि सर मैं हिस्टोरिकली लेके जाना चाहूँगा उसको, मतलब पूरे दिल्ली की हिस्ट्री ट्रेस करेंगे फ्रॉम इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से स्टार्ट करेंगे, एक यमुना के पास घाट है जो सबसे पुराना, जिसको ये ब्रिज वो यमुना के पास घाट है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ सर उसका, पर उसको बोलते हैं कि वो दिल्ली की सबसे पुरानी प्लेस है, मतलब हिस्टोरिकली और इवन आर्कियोलॉजिकली। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं मुग़ल ये सल्तनत पीरियड पे लेके आया, फिरोज शाह कोटला एंड फिर मुग़ल पीरियड पे लेके आया, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, चांदनी चौक, फिर लुटियंस दिल्ली। फिर लास्ट में पूछते कि एक मैम थी, वो कहती कि जामा मस्जिद तो रह ही गई, मतलब पाकिस्तान। तो फिर वो था कि मैम इफ़ टाइम परमिट्स वी कैन गो देयर। तो ऐसे करके मतलब कोई क्वेश्चन पे प्रेशर नहीं लिया बेसिकली, कि कोई क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पे सॉरी बोलने लगी, सॉरी मैम आई फॉरगॉट टू मेंशन जामा मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ईजी रहता है सर। तो लास्ट में उनका बोला कि ओके इफ़ आवर टाइम विद यू इज़ ओवर, थैंक यू वेरी मच, फिर आई लेफ्ट। तो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसमें आपकी स्पॉन्टेनिटी बेसिकली टेस्ट होती है, यू कैन नॉट प्रिपेयर इट बिफोर हैंड। और जितनी सेल्फ अवेयरनेस होगी रिगार्डिंग योर डैफ, रिगार्डिंग व्हाट यू हैव डन योर एंटायर लाइफ, और अभी क्या करोगे, तो वो चीज़ें डैफ तो सर अच्छे से प्रिपेयर किया था, इवन मतलब करना भी चाहिए, क्योंकि डैफ और करंट अफेयर्स के मैंने लगभग 100 पेज के नोट्स बनाए थे, क्योंकि 4 महीने भी थे तो वो बन ही गए थे 100 पेज के। और इवन इंटरव्यू के टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स स्पेसिफिकली, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। और बाद में लास्ट के 1 मंथ में इकोनॉमिक्स का भी उठा लिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब थोड़े से एक्टिव हो गए थे। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक मतलब उसमें क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस थे, आया नहीं। ऑल्दो एक बस ऑयल से रिलेटेड पूछा, ऑयल डिप्लोमेसी से रिलेटेड, क्योंकि इंडियन ऑयल वाला बैकग्राउंड था। तो बस ऑयल का पूछा कि ट्रम्प एंड कनाडा का कुछ चल रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए वो इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर भी ऐड किया और उनसे बस छोटे से नोट्स निकाल लेता था। और बाकी दिल्ली से रिलेटेड ये डैफ के जो एरियाज़ हैं उनको प्रिपेयर किया अच्छे से, जो इश्यूज़ थे। तो ये रहता है, और मतलब करना भी चाहिए, और डैफ प्रिपेयर आपको अच्छे से करना चाहिए।
तो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके एंड दैट जस्टिफाइज द 200 मार्क्स दैट यू गॉट। जी सर, दैट इज़ गुड। तो अब यहाँ पर हम अपने सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे ना एक शॉर्ट मैसेज चाहूँगा जो आप हमारे 2026 एंड 27 के एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं, खासकर उन एस्पिरेंट्स को जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर शेयर कीजिए। सर 26 वालों के लिए मैसेज रहेगा कि दिसंबर तक आप ट्राई कीजिए अपना मेंस कवर करने का, एटलीस्ट मैं जनवरी तक एक्सटेंड कर लीजिए, उससे ज़्यादा ना कीजिए। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है 26 में, तो प्रीलिम्स के लिए आपको फुल फ्लेज 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे, तो वो आप अभी से ही उसको अभी से प्लान कीजिए बेसिकली। और ट्राई कीजिए शॉर्ट नोट्स, मतलब अभी अगर फर्स्ट रीडिंग है, फाउंडेशन कर रहे हैं, तो अभी तो शायद नहीं बना पाएंगे, पर ट्राई कीजिए मल्टीपल रीडिंग करने का, मतलब वीकली आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर मंथली एक बार रिवीजन कर लीजिए 3-4 दिन दे के, और हाईलाइट कर लीजिए। और पहली रीडिंग में हाइलाइटर की जगह पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि बाद में रिग्रेट होगा नहीं तो पूरी किताब रंगीन हो जाएगी। हाँ, रंगीन हो जाएगी। पेंसिल यूज़ करें, फिर सब्सिक्वेंट रिवीजन के स्टेजेस पे आप हाइलाइटर की तरफ जाएं, और फिर हाइलाइटेड पोर्शन ही पढ़ें। मतलब एक वर्ड हाईलाइट करें और ट्राई कीजिए कि उसके आसपास का मुझे क्या रिकॉल कर पा रहा हूँ। या अगस्त क्रांति है तो मैं अगस्त क्रांति हाईलाइट किया, तो मेरे को क्या याद आ रहा है उसके आसपास का, क्या क्या उससे पहले के इवेंट्स थे, क्या उसके बाद के डेवलपमेंट्स हुए। तो ऐसे प्रिपेयर करते हैं तो लिंकेजेस थोड़े ज़्यादा मतलब बनते हैं सर, जो मेरा मानना है। तो दिसंबर या एट मैक्स टू मैक्स जनवरी तक आप प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट नोट्स का ट्राई कीजिए, PYQ आप देख के ब्रेनस्टॉर्मिंग उस पर कर लें, स्पेशली रिसेंट ईयर्स के PY, क्योंकि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाता है कि पूछ कह रहा है उन बेसिकली UPSC, लेटेस्ट ट्रेंड भी पता चल जाते हैं जी। और 27 वालों के लिए सर अभी उनके पास तो मतलब टाइम है, पर इस टाइम को एज अ मतलब वेस्ट करने की जगह उसको अगर मतलब जितना अच्छे से यूज़ कर पाएँ, क्योंकि दे आर यंग, और अगर आप यंग एज पे ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो आप टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। आप कैपसेक भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आप टाइम वेस्ट करने की जगह या उसको ऐसा देखने की जगह कि बहुत सारा टाइम है, पढ़ लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, अभी से ही 26 की तरह दिमाग में रख के प्रिपेयर करें। और एलिजिबल आप 27 में होंगे तो उसमें दीजिए, तो आप बेटर फर्स्ट टाइम में या बेटर रैंक ला पाएंगे। दैट इज़ वंडरफुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैसेज प्रणव जी ने हमें शेयर किया है, इसको हमारे यंग एस्पिरेंट्स बाय हार्ट फॉलो करेंगे, और वर्किंग होने के वजह से अपने आप को ना डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में मत डालो। सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं करनी। ये जो वर्किंग होना है ये आपको एक मैच्योरिटी देता है। आपका टाइम भले ही लिमिटेड होता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन की वजह से आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं, एंड यू माइट एंड अप यूजिंग इट रियली वेल इन कंपैरिजन टू समवन जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है। सो जुट जाइए, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ईश्वर आपको भरपूर कामयाबी दें। आज के सेशन में इतना ही। जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।